सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। वो सोच रहे थे कि इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है कि तभी उनके नौकर ने आकर बताया कि एक नौजवान लड़का उनसे मिलना चाहता है। अपने गाउन की डोर बांधते हुए वो अपने दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने एक सुंदर सा युवक खड़ा था। उसके कपड़े और चेहरे का हाल बता रहा था कि वह रात भर सफर करके आया है। माथे पर बिखरे हुए बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उन्होंने उसको नमस्कार का जवाब दिया। युवक ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वह उन्हें ढूंढते हुए नोएडा से पूरी रात का सफर करके इस छोटे से शहर में उनसे मिलने आया है। और क्योंकि वह इस शहर में किसी को जानता नहीं है, इसलिए ट्रेन से उतरने के बाद सीधा उन्हीं के पास चला आया। उन्होंने उसे अंदर आने को कहा और नौकर से चाय लाने के लिए कहा। युवक को सोफे पर आराम से बैठने का इशारा करते हुए वो भी सामने सोफे पर बैठ गए। उन्होंने युवक से अपना परिचय कुछ और विस्तार से देने को कहा। युवक ने अपना नाम कबीर बताते हुए कहा कि वह उनका दामाद है। वह उनकी बेटी श्रेया का पति है। दामाद शब्द सुनते ही वो चौंक कर सोफे से उठ खड़े हो गए। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आई पसीने की बूंदें पोंछी और किसी सोच में खो गए। कबीर के टोकने पर वह अपनी सोच के दायरे से बाहर आए। चाय खत्म कर कबीर से उन्होंने कहा कि वे उसके नहाने का इंतजाम करके आते हैं और वे नौकर को जरूरी निर्देश देने के लिए भीतर चले गए। कबीर के नहाने जाने के बाद वो अपनी अतीत की यादों में डूब गया। उनकी और कबीर की शादी एक सादे समारोह में घर परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। पल्लवी के पिता रेलवे में साधारण कर्मचारी थे और परिवार बड़ा होने की वजह से उसकी सारी जिंदगी अभावों में गुजरी थी। उनके अपने परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर घर में एक विधवा माँ और दो अविवाहित बहनों की जिम्मेदारी थी। पिताजी ठीक-ठाक पैसा छोड़कर गए थे और माँ दोनों बहनें नौकरी करती थी। पिताजी के छोड़े दो मकान थे, जिनमें से एक में वे रहते थे और एक किराए पर दे रखा था। अभावों में पली पल्लवी और उसके परिवार की माली हालत को देखकर उन्होंने सोचा कि उनके घर में आने के बाद पल्लवी को जब अपने घर से बेहतर सुख शांति मिलेगी तो वह अपने पुराने अभाव भूल जाएगी और उनके परिवार के साथ तालमेल बनाकर सुख शांति से रहेगी। बस यही उनसे गलती हो गई। पल्लवी के परिवार ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। इसकी एक झलक उन्हें अपने हनीमून के दौरान मिली भी थी, जब किसी बात पर पल्लवी ने उनसे कहा था, अभी शादी के 7 साल तक तो मैं आपकी जवाबदारी हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको और आपके परिवार को जेल हो जाएगी। उन्हें यह बात कुछ अजीब तो लगी, पर अपने सरल स्वभाव की वजह से उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। पल्लवी का तालमेल उनके परिवार में किसी से नहीं बैठा और अपनी हीन भावना की वजह से वह घर में सबसे कटी-कटी रहने लगी। उनके घर वालों की सामान्य छोटी-छोटी बातों पर भी वह तूफान खड़ा कर देती। घर में सबसे अलग अपने कमरे में ही बंद रहती। प्रकृति ने उसे जिंदगी बदलने का जो अवसर प्रदान किया था, उसने तो जैसा उसका लाभ न उठाने की कसम खा रखी थी। वह सारा समय अपने परिवार और ससुराल की मन ही मन तुलना करती रहती और अपने ही कंठाओं में गिरी रहती। अपने पति की तरक्की की भी तुलना जब वह अपने भाइयों से करती तो भी उसे जलन होती। ऐसे समय में वह यह भी भूल जाती कि उसके पति ने यह नौकरी और तरक्की अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से पाई है, जबकि उसके दोनों भाई आवारा हैं, जो सारा दिन इधर-उधर घूम फिर कर समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने एक दो बार पल्लवी के भाइयों की कुछ आर्थिक मदद भी की थी, ताकि वे किसी रोजगार में लग जाएं और पल्लवी की
कंठाओं व असुरक्षा की भावना को कुछ विराम लग जाए, पर बिना मेहनत के मिला हुआ पैसा उनकी जिंदगी नहीं बदल पाया और थोड़े ही दिनों में उनकी आवारागर्दी में उड़ गया। फिर एक दो जगह उन्होंने सिफारिश करके उनकी नौकरी लगवा दी। बड़े को तो शीघ्र ही चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया और छोटा 2 ही महीनों में मेहनत की नौकरी न कर पाने की वजह से खुद ही नौकरी छोड़कर चला आया। जिंदगी किसी तरह चलती रही। पल्लवी का अपने पिता के यहाँ आना जाना चलता रहा। उन्होंने नोट किया कि पल्लवी जब भी अपने घर जाती कोई न कोई जेवर या पर्स खोकर ही लौटती थी। वो यह समझ गए थे कि वे जेवर या पर्स खोए नहीं थे, बल्कि पल्लवी जानबूझकर उन्हें अपने पिता और भाइयों को दे आती थी। घर में आए दिन के कलेश से परेशान उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर देना उचित समझा। इसी बीच उनकी जॉब बदल जाने की वजह से वे गुड़गांव जाकर जॉब करने लगे और उनकी माँ और दोनों बहनें वहीं नौकरी करती रहीं। गुड़गांव में मकानों के बढ़ते किराए को देखते हुए उन्होंने शीघ्र ही रतलाम वाला अपना एक मकान बेचकर गुड़गांव में एक फ्लैट खरीद लिया। पल्लवी की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उस मकान की रजिस्ट्री पल्लवी के नाम पर ही कराई गई। गुड़गांव में रहते हुए इसी फ्लैट में ही उनकी बेटी श्रेया का जन्म हुआ। पल्लवी के अभाव में श्रेया के जन्म के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। श्रेया 3 साल की हो जाने के बाद वो किसी अच्छे स्कूल में उसके दाखिले की तैयारी कर रही थी। कई अलग-अलग स्कूल के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने 3 स्कूलों में उसके एडमिशन का फॉर्म भर दिया। शुरुआती इंटरव्यू के दौर के बाद रिजल्ट की बारी आई और उनकी तमाम मेहनत के फलस्वरूप श्रेया को 2 अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए चुन लिया गया। प्राइवेट स्कूल की फीस के स्तर को देखते हुए वे उसके एडमिशन के लिए पैसों व अन्य इंतजाम में लग गए। तभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन बाथरूम में फिसल जाने से उनकी माँ को स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई। उन्हें उनके इलाज के खातिर रतलाम जाना पड़ा और जो पैसा उन्होंने श्रेया के एडमिशन के लिए इकट्ठा किया था, उसमें से कुछ उनकी माँ के इलाज पर खर्च हो गया। पल्लवी को यह सब बहुत ही नागवार गुजरी। पल्लवी ने एक दिन उनसे कहा कि उसका भाई वाटर फिल्टर प्लांट की एजेंसी लेने के लिए प्लान कर रहा है और जो पैसा उसके पास है उसे वे उसके भाई को दे दे, जिससे कि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। उनके इस बात पर कि वह पैसा श्रेया के एडमिशन के लिए है, पल्लवी ने कहा कि श्रेया को वो किसी चैरिटी स्कूल में डाल दें। पल्लवी के इस सुझाव पर वो अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सके, यहाँ तक कि गुस्सा भी नहीं। एक माँ होकर भी उसे अपनी बच्ची के भविष्य के बजाय अपने आवारा भाइयों की चिंता ज्यादा सता रही थी। उन्होंने ऐसा करने के लिए पल्लवी को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। जिस दिन उन्हें श्रेया के एडमिशन के लिए उसके स्कूल में फीस जमा कराने के लिए जाना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने श्रेया की फीस के पैसे पल्लवी को देकर उससे बैंक से ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा, जिससे कि अगले दिन वो दोनों श्रेया के साथ जाकर उसके एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी कर सके। पल्लवी ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, पर फिर भी वह कोशिश करेगी। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा और आने वाले तूफान से बेखबर रोजाना की तरह ऑफिस चले गए। दिन में एक बार उन्होंने कोशिश की कि वो फोन करके पल्लवी का हालचाल पूछ ले, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। तब भी उन्होंने यही सोचा कि तबीयत ठीक न होने की वजह से पल्लवी शायद सो रही होगी। शाम को नियत समय पर घर आने पर उन्होंने पाया कि घर पर ताला लगा है और ताले के साथ ही एक पर्ची लगी है। पर्ची की लिखावट में उस पर्ची पर लिखा था कि वह बिजली का बिल जमा करने के लिए बिजली बोर्ड के कार्यालय जा रही है और चाबी उसके पड़ोसी के पास है। पर्ची पर लिखा
संदेश पढ़कर उसके चेहरे पर परेशानी और आशंका के भाव उभर आए। आशंका का कारण पर्ची पर लिखा संदेश ही था, क्योंकि बिजली का बिल तो पिछले महीने ही जमा किया गया था और वह 1 महीने छोड़कर अगले महीने जमा होना था। दूसरे बिल जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो सोसाइटी एसोसिएशन के कार्यक्रम में ही जमा होता था। इसी कश्मकश में डूबे वो पड़ोसी के घर चाबी लेने के लिए चले गए। पड़ोसी की पत्नी से पता चला कि पल्लवी तो सुबह 10 बजे ही श्रेया को लेकर कहीं चली गई थी। इस बात पर उनका माथा ठनका और विचारों के इसी भंवर में डूबते उतरते हुए उन्होंने अपने घर का ताला खोला। घर की अस्त-व्यस्त हालत और पल्लवी की खुली हुई अलमारी देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि घर में चोरी की कोई वारदात हो गई है। पर फिर भी ध्यान देने पर पता चला कि सिर्फ पल्लवी और श्रेया का सामान ही गायब हुआ है और साथ ही गायब थी वे दो बड़ी अटैचियां जो वो अक्सर अपने विदेश यात्रा के दौरे के समय इस्तेमाल करते थे। खैर फिर भी मन समझाने की खातिर वो बिजली बोर्ड के कार्यालय पल्लवी के बारे में जानकारी लेने के लिए गए। रात के उस समय जैसा कि स्वाभाविक था, वहां कोई नहीं था, कोई चौकीदार भी नहीं। निराशा में भरे वो खाली हाथ वहां से वापस लौट आए। मन में कई तरह के ख्याल आ जा रहे थे, पर कोई छोर नहीं मिल रहा था। इस बीच उन्होंने कई बार पल्लवी के घर फोन भी लगाया, पर वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दिल्ली एनसीआर में रहने वाली पल्लवी की सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को फोन लगाने पर वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटी। अगले दिन उन्हें पता चला कि पल्लवी ने उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़न का एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। यहाँ तक कि पल्लवी ने उनके मृत पिता को भी नहीं छोड़ा था, उनका नाम भी पुलिस रिपोर्ट में लिखवा दिया था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई। उन्होंने लाख अपनी सफाई देनी चाहिए, पर इस समाज में जहाँ की लड़की सिर्फ लड़की होने की वजह से निर्दोष है और पुरुष सिर्फ पुरुष होने से ही दोषी मान लिया जाता है, उनकी बात जाहिर है किसी ने नहीं सुनी। फिर शुरू हुआ पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी का एक लंबा सिलसिला। उनकी माँ तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी सारी जमा पूंजी वकीलों और कोर्ट केसों की भेंट चढ़ गई। यह देखकर तो वो जैसे आसमान से ही गिर पड़े कि पल्लवी ने कोर्ट में अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ पत्र दाखिल किए हैं। इन पत्रों को देखने से प्रतीत हो रहा था कि वो सभी पत्र पल्लवी द्वारा अपने पिता को उन दिनों लिखे गए थे जब वह उनके साथ रहती थी और उनके द्वारा दहेज के लिए मारपीट किए जाने की बात वह उन पत्रों के माध्यम से अपने माता-पिता तक पहुंचा रही थी। सभी कुछ बहुत ही नाटकीय तरीके से एक सोचे समझे प्लान के अनुसार किया गया लग रहा था, पर उनके पास अपने तुरंत बचाव का कोई उपाय नहीं था। इन सब के बीच उनकी सरकारी नौकरी भी चली गई। इसी बीच उन्होंने पल्लवी से भी कई बार बात करने की कोशिश की, पर उसके पिताजी और भाइयों ने उनकी बातचीत कभी होने ही नहीं दी। वह आखिर यह जानना चाहता था कि पल्लवी ये सब क्यों कर रही है, उनसे किस बात का बदला ले रही है। बाद में कोर्ट में मौका मिलने पर उन्होंने पल्लवी को समझाने की कोशिश भी की, पर उस पर तो महिला कानूनों का नशा चढ़ा हुआ था। आखिर उन्होंने हार मान ली और उसे अपनी नियति मानकर वो कोर्ट केसों में लग गए। पल्लवी और उसके परिवार ने उन पर झूठे सबूतों के सहारे चोरी, मारपीट और अपहरण के 6 मुकदमे दर्ज करा दिए। पल्लवी और उसके परिवार वालों ने उन्हें अपनी बेटी श्रेया से मिलने और बात करने से भी मना कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बेटी के मुंह में वे जरूर टूट जाएंगे और उनकी शर्तें मान लेंगे।
खैर शुरू में अंतहीन से लगने वाले इस सिलसिले से उन्हें अपनी सच्चाई के बल पर जल्द ही मुक्ति मिल गई, पर इनमें उनकी जिंदगी के बेहतरीन 8 साल गुजर गए। पल्लवी ने अपने परिवार के कहने पर महिला कानूनों की आड़ में उनका मकान एवं रुपया पैसा आदि सब कुछ ले लिया। एक बार कोर्ट केसों से मुक्ति होने के बाद वे अपने मृत शहर रतलाम चले आए और अपनी जिंदगी के बिखरे हुए धागों को समेटने में लग गए। वहीं एक छोटा-सा व्यवसाय शुरू कर लिया और अपनी बहनों के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगे। इस बीच कभी-कभी वो अपनी बेटी श्रेया को जरूर मिस करते, पर फिर उन्होंने आदत डाल ली। कभी-कभी उन्हें पल्लवी पर काफी गुस्सा भी आता कि उसने अपने स्वार्थ के चक्कर में उनकी और श्रेया की जिंदगी खराब कर दी। फिर भी उन्हें लगता था कि श्रेया की भलाई के लिए उसे तब तक पल्लवी की सच्चाई के बारे में कुछ न बताया जाए, जब तक कि वह इन सब बातों को समझने लायक न हो जाए। सो उन्होंने इस बारे में चुप्पी ही साधी रखी और श्रेया की बड़े होने के बाद कभी इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।